सेबी ने अगर आपको बोला है 10 में से 9 लोग लॉस में हैं, तो आप ये बात कह ही नहीं सकते कि सबके पैसे बन रहे हैं। सबके नहीं बन रहे, बस बता रहे हैं लोग, पीएनएल डाल देते हैं ट्विटर पे, ये देखो। नहीं, वो तो फेक है। लोग जो एआई का यूज कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है आज की डेट में, इंटेलिजेंस का युग चल रहा है। बस आप कंफ्यूज करो, वो आपका क्लाइंट बनेगा और पैसे लूटो। स्कीम बना के स्कैम कर रहे हैं। तो मार्केट देख के ऐसा लोगों को लालच लगता है कि अरे यार ये वाला स्टॉक देखो आज चल गया 10%, हमने ले लिया होता तो बन जाता। ये जो मन में एक धारणा आती है, इससे कैसे बचें? जो आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं या नीड्स हैं, आप उस हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, सट्टा मत करिए उससे, तभी आप बच पाओगे। और लालच का तो फिर कोई अंत है ही नहीं। ये सही होता है कि भैया हमारा तो पैसा बनेगा चाहे मार्केट जिधर भी जाए, ऐसा होता है? आप निफ्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते। निफ्टी में दुनिया भर के प्लेयर्स हैं, चाहे एफपीआईज हैं, एफआईज हैं, इंडिविजुअल हैं, एनआरआईज हैं और एचएनआईज हैं, सारे के सारे ट्रेड करते हैं। आपको क्या लेना देना कौन क्या ट्रेड करता है? एक ट्रेडर क्या कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहा है या गलती कर रहा है कि उसको सिर्फ अपनी सोच ठीक करनी है या उसको स्ट्रेटजी ठीक करनी? जो सबसे बड़ी गलती है वो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द एंड शो में। और आज से लगभग 6-7 महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था। वो बिल्कुल मेरा शुरुआती पॉडकास्ट था, या कह सकते हैं आप पहला पॉडकास्ट था पीसी के साथ। और उसमें हमने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो एकदम ग्राउंड रियलिटी की होती, एक्सपीरियंस की होती हैं। तो सर के साथ जो हमने चर्चा की थी उसमें कई सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी, कई सारे स्टॉक के नाम भी लिए गए थे, वो सब अभी चर्चा में आप सुनेंगे। उस शो की खासियत ये थी कि एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं कर सकता। अभी आप जब सुनेंगे इस पूरी चर्चा को तो आपको रिफ्रेश होगा। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप उस शो को भी देखें तो अच्छा है। स्क्रीन के ऊपर जो क्लिक है उस पर देखिए आप, तो आप वो शो भी देख सकते हैं और इस शो को भी देखिए। क्योंकि मार्केट जो है ना, वो जेंजी जो इस समय है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करती है, उसको लगता है कि सब दुनिया हंकी डोरी है और हम ही से चलती है। लेकिन शायद इसीलिए सेबी कहता है कि 90% लोग नुकसान करते हैं। क्योंकि मार्केट इतना आसान होता तो सभी बन जाते हैं, कोई बनता है। और ज़मीनी एक्सपीरियंस उसको आपको समझने में मदद करेगा। तो जैन सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और वो पिछला एपिसोड तो मैंने खुद 2 बार देखा है और जब मैं इधर आ रहा तो मैंने एक बार फिर से देखा कि मैंने क्या क्या बातें की थी। धन्यवाद नीरज जी, आपने मुझे दोबारा बुलाया अपने पॉडकास्ट में। और वो भी पॉडकास्ट मुझे ध्यान है, आज से करीब 7-8 महीने पहले हुआ था। और आप उस पॉडकास्ट को निकाल कर देख लो, जो मैंने बोला था उसमें कहाँ तक सही है वो जी। जो मैंने इंडिकेशंस आपको दिए थे जिन स्टॉक्स के, जो मेरे पास 80% थे, पिछले 8 महीने में 40% ऊपर हैं वो। यस। और उनकी जो मैंने ऑप्शंस बेची हैं 10% उन ऑप्शंस में आ गए, तो आप लगा लो कितना पैसा बन गया। हाँ, तो उस हिसाब से कितना। तो जैन साहब, हमें ये समझाइए कि ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं, लोग मार्केट में अप्रोच भी उसको कहें, वो क्या अप्रोच रखना चाहिए लोगों को? नीरज जी, सबसे पहली जो अप्रोच है, मैंने अपने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी आपको बोला था, सबसे पहली अप्रोच है कि आपको सट्टेबाजी से हटना पड़ेगा। अगर आप अपनी सोच सिर्फ ये रखोगे कि मैं सुबह जाऊंगा और अपना एटीएम जैसे कार्ड लगाऊंगा और पैसे निकाल लाऊंगा, तो आप समझ लेना आप पैसे देकर आएंगे, पैसे लेकर तो आ ही नहीं सकते। आप इस बाजार में थोड़ा सा पेशेंस रखो, पैसे लगाओ और अपने पैसे को ग्रो करते हुए देखो। और पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उसका रिस्क मैनेजमेंट भी आप साथ की साथ करते चलो। यही आपकी स्ट्रेटजी है। और मेरे हिसाब से इस बाजार में कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एक स्ट्रेटजी हर समय ठीक नहीं रह सकती।
कभी कोई स्ट्रेटजी काम करेगी तो कभी कोई स्ट्रेटजी काम करेगी। पर ये जो स्ट्रेटजी है, जो मैंने आपको बताया कि भाई आप अच्छे शेयर्स ले लो, क्वालिटी वाले, जिनका पॉजिटिव कैश फ्लो हो, जिनकी आपको मालूम है कि टर्नओवर मतलब चलती ही है 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 करोड़ की, इवन 10,00,000 करोड़ की, और नगद पैसे आते हैं। 10-10 हज़ार करोड़ रुपए का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है। साल के 25-30 हज़ार करोड़ रुपए, आप सोचो 25-30 हज़ार करोड़ रुपए तो 90% कंपनीज की इंडिया में टर्नओवर ही नहीं है, और उन कंपनीज का नेट प्रॉफिट है। और अब तो बिहार के इलेक्शन भी हो लिए, आप समझ लेना पैसे ऐसे नहीं घटेंगे उनके। यस, ये बात अलग है कि उनमें 2-4% की, क्योंकि 40% बढ़े हुए हैं, तो 2-4-10% की करेक्शन आ जाए, पर करेक्शन पे आप ले लो। और फिर जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि डिलीवरी अपने पास रखो, उस डिलीवरी को आप मार्जिन में दे दो। एनएसई का रूल है 50% कैश और 50% के आप शेयर दे सकते हो। तो जो आप ऑप्शंस बेच रहे हो, जिस जो रेट चल रहा है उससे 10% ऊपर की ऑप्शंस बेच रहे हो, आपको मार्जिन लगेगा। आप 50% के शेयर दे दो, 50% अपना चेक दे दो, और आप ऑप्शंस के आपको 2.5%, 2% की ऑप्शंस आराम से बिकती हैं आपकी। बट ये वाला खेल तो थोड़ा, जिनके पास पैसा है, जो 2,000-5,000 रुपये लेके जाते हैं ये। अब देखो, छोटी पूंजी तो व्यापार को खाएगी। ये बाजार छोटी पूंजी वालों के लिए है ही नहीं। ये बाजार तो पैसे वालों के लिए है ना। 2,000 रुपये और 5,000 रुपये वालों के लिए कहाँ है? फिर तो वो जो दिन में जुआ हो गया, वो तो आप लॉटरी, हाँ लॉटरी है वो, तो आपको शाम को तो सौदा काटना पड़ेगा फिर अपना। जिनके पास 2,000, 5,000, 4,000, 10,000, 20,000 रुपये हैं, उनको इस बाजार में नहीं आना चाहिए। उनको प्रॉपरली म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। और अगर वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो उनका 1 साल 2 साल के बाद में रिटर्न, अच्छा रिटर्न बनना चालू हो जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल तो वहाँ भी लगेंगे, पर एक बार इन्वेस्टमेंट उनका चालू हो जाएगा तो अच्छी रिटर्न आएगी। बट मार्केट देख के ऐसा लोगों को लालच लगता है कि अरे यार, ये वाला स्टॉक देखो आज चल गया 10%, हमने ले लिया होता तो बन जाता। ये जो मन में एक धारणा आती है, इससे कैसे बचें? उनको लगता है 5,000 रुपये लगाए होते तो ये 7,000 हो जाते। नीरज जी, आपने, मैंने और पूरी दुनिया ने एक कहावत सुनी है, लालच बुरी बला है। लालच ही तो सारी कलेश की जड़ है। अगर आप 5,000 रुपये ले जाकर ये सोचोगे कि मैं 5,000 रुपये कमा लाऊंगा, तो फिर कोई भी आदमी कुछ नहीं करेगा, यही काम करेगा। तो लालच तो छोड़ ही देना चाहिए। 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक आपकी नीड है और एक आपकी ग्रीड है। अगर आप ग्रीड में फंसोगे, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। आपकी नीड क्या है? आपकी जो नीड है 2 साल बाद क्या है, 5 साल बाद क्या है, 10 साल के बाद क्या है, और 20 साल के बाद क्या है? जो आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं या नीड्स हैं, आप उस हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, सट्टा मत करिए उससे, तभी आप बच पाओगे। और लालच का तो फिर कोई अंत है ही नहीं। दे के आओगे। हाँ, मैं तो पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बोला था कि सट्टा अगर करोगे, मेरा 35 साल 91 में मैंने ज्वाइन किया था इस शेयर बाजार को, और 91 से अब 34 साल हो गए करीब करीब। मैंने सट्टे बाजार में यहाँ से किसी को भी 4 पैसे ले जाकर अपने घर में 4 ईंटें लगाते देखा नहीं है। अगर कोई यहाँ से थाली कमा कर ले गया है तो परात देकर गया है फिर। तो इसलिए सट्टे बाजार में नहीं फंसो आप। आपके पास पैसा है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने कम थोड़ी होते हैं। आप 5,000 रुपये बजाय आप सट्टे बाजारी में लगाओ और अपने पैसे को डेली ट्रेडिंग करो, ये करो वो करो, उसमें नहीं करना चाहिए। आपको फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। छोटी कैपिटल है तो उसके तो आप 2 बात कह रहे हैं। एक तो ये कि जो बहुत छोटी पूंजी वाला व्यक्ति है उसको इस ट्रेडिंग के काम में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वो नुकसान करेगा। वो थाली खरीद के लेगा तो परात दे के जाओगे। ये है बड़े पैसे का खेल, और उसमें फिर समय अनुसार अलग अलग आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये तो अभी इसको थोड़ा और समझेंगे स्ट्रेटजी वाला पार्ट। अब मुझे बताइए, जो करंट मार्केट सिचुएशन है,
जिसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। दिन में उठ के सुबह सबसे पहले आदमी अमेरिका देखता है, अब ट्रंप का ट्वीट भी एक बार पढ़ता है वो कि उसने कुछ बोल तो नहीं दिया। अब बीच में जापान भी आ गया, उधर भी यील्ड बहुत बढ़ती जा रही है, अपने बाजार में भी उसको चिंता रहती है। तो इतना जो बोझ वो सुबह उठ के लेता है, इतनी तो कसरत नहीं करता जितना वो मोबाइल पे ये सब पढ़ता रहता है। तो इस करंट मार्केट में आपका आउटलुक क्या बन रहा है? नीरज जी, आपने पिछले पॉडकास्ट में मुझसे पूछा था, तब मार्केट काफ़ी नीचे थी। बिल्कुल। आपने मुझसे पूछा था तो मेरा बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में जवाब था कि नीरज जी 18 से 24 महीने के लिए आप स्टॉक्स ले लो और यहाँ से 10% ऊपर की ऑप्शंस आप बेच दो। तो अगर या तो आपका माल 10% प्लस जो ऑप्शंस आपने बेची हैं उससे ऊपर आपका माल बिकेगा, या आपकी कॉस्टिंग कम होती जाएगी। बाजार हमेशा अच्छा होता है। बाजार में प्रॉब्लम किसको होती है? जिसको आज पैसा लगा करके और महीने 15 दिन 20 दिन में पैसे निकालने, उसको प्रॉब्लम है बाजार। और आप जहाँ तक ट्रंप जी की बात रही, उनको तो खुद को नहीं मालूम कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो आप उनको एनालाइज नहीं कर सकते। और आप व्यापार कहाँ पर कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो आप इंडिया में, वहाँ 25% मार्केट बढ़ा था, यहाँ बढ़ा ही नहीं। वहाँ पर गिरेगा तो आप सोचते हो कि बाजार उतना ही गिरेगा, यहाँ पर नहीं गिरेगा। बाजार उतना नहीं गिरेगा। बाजार ठीक है, वहाँ पर अगर और 10% बाजार गिरता है तो यहाँ पे 2-2.5% बाजार गिर जाएगा। बाजार में यहाँ पर गिरने में ज़्यादा जगह नहीं है। स्मॉल कैप्स की बात अलग है, वो थोड़े से अभी भी वैल्यूएशन उनका थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर लार्ज कैप अगर देखोगे तो मोटा मोटी ठीक है, और करीब करीब 6.5% की तो अपनी जीडीपी अब है ही। और वैसे सरकार कह रही है कि इन्फ्लेशन 0.25 ही रह गया है। वो तो आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है कि वो है नहीं एक्चुअली। हाँ, वो टमाटर तो आज भी 60 रुपये और 80 रुपये किलो ही बिक रहे हैं। पता नहीं कहाँ से नंबर आता है। वो आप रहने दो उसको। मतलब मेरा कहने का है कि अगर मैं 6.5% की जीडीपी मानूं और 5% का इन्फ्लेशन मानूं तो नॉमिनल जीडीपी अपनी 11-11.5% 12% है। और अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो नेक्स्ट क्वार्टर से हो सकता है आपकी अर्निंग ग्रोथ भी 13-14-15% आ जाए, और आनी भी चाहिए। और अर्निंग्स अगर आने लग गई 13-14%, ये जो एफआईज ने माल बेचा है ना, इनको 1 रुपये वाला माल 1.5 रुपये में लेना पड़ेगा। नोट कर लेना आप ये बात। बाजार चलता ही अर्निंग से है। आप र्यूमर से और इधर की खबर उधर की खबर से बाजार टेम्परेरी आप चला सकते हो। पैसे के बल पे भी आप थोड़ा बहुत खींच सकते हो बाजार को। बाजार चलता है अपनी स्ट्रेंथ पर, और स्ट्रेंथ आती है अर्निंग से। और अर्निंग्स मेरे हिसाब से अब जो नेक्स्ट क्वार्टर से आनी चाहिए। और बाजार में जड़ में तेजी है। बाजार एक बार यूएस और इंडिया की जो डील होनी है वो हो जाए 10-5 दिन में, और हो ही जाएगी वो तो मोटा मोटी। अब जब हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और अपने कॉमर्स मिनिस्टर भी कह रहे हैं तो डील तो हो ही जाएगी। उस डील को होने के बाद बात अलग है कि 200-300 पॉइंट बढ़ाकर फिर से नीचे कर दें, पर बाजार 3-4% से ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। 25-300 25-400 से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मेरे हिसाब से मौका होगा माल लेने के लिए, और वहाँ पे माल लेना चाहिए और अपनी फिर से वही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ओके, मुझे आपकी बात से एक चीज़ समझ में आ रही कि जैसे जो परिपक्व ट्रेडर हैं या आप जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मार्केट को समझ लिया है, उनको बहुत ज़्यादा इस निफ्टी कहाँ जा रहा है, क्या लेवल है, टारगेट, इसके चक्कर में फंसने की बजाय अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उस पर फोकस करें, जो आप अभी बता रहे थे। रादर कि आप रोज मार्केट देख रहे हो कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये सही होता है कि भैया हमारा तो पैसा बनेगा चाहे मार्केट जिधर भी जाए, ऐसा होता है? नीरज जी, आप निफ्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते। निफ्टी में दुनिया भर के प्लेयर्स हैं, चाहे एफपीआईज हैं, एफआईज हैं, इंडिविजुअल हैं, एनआरआईज हैं और एचएनआईज हैं, सारे के सारे ट्रेड करते हैं।
आपको क्या लेना देना कौन क्या ट्रेड करता है। ना आप 6000 शेयर को डेली ट्रैक कर सकते। इंडिया में 6000 लिस्टेड कंपनी है, जिसमें से 2000 कंपनीज में तो मोटा मोटी डेली ट्रेड होता ही है। आप नहीं करो। आप फार्मास्यूटिकल से 2 शेयर उठाओ। 1200 रुपये वाला शेयर है, एक 1500 रुपये वाला शेयर है। दोनों शेयर आप डिलीवरी ले लो और उनकी ऑप्शंस बेचते रहो। करंट प्राइस से दिसंबर की ऑप्शंस उनकी 30, 35, 38 रुपये में बिक रही है। अब आप समझिए कि 1250 रुपये का शेयर का भाव है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 38 रुपये में उसकी ऑप्शन बिक रही है, 1240 का भाव है। तो आपका 1200 रुपये की कॉस्टिंग तो वैसी हो गई। और अगर आपके पास डिलीवरी लेने के लिए अभी पैसे नहीं है, आपके पैसे 1 महीने बाद आने हैं, तो आप उसके ना शेयर लो ना कॉल बेचो, सिर्फ उसकी 1240 वाली या 1200 रुपये वाली आप पुट ही बेच दो। 1240 वाली पुट बिक रही है उसकी 40 रुपये में। तो अगर 1200 रुपये या इससे नीचे जाएगा तो ही आपको 1200 रुपये में शेयर मिलेंगे, नहीं तो 1240 रुपया इससे ऊपर रहेगा तो 40 रुपये आपको फ्री के मिलेंगे और मार्जिन उसमें लगना ही कितना है। अब आप सोचो कि मुझे आज ही पैसे मिल जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। आपको ये पूरी महीने की सीरीज है, आप अपने हिसाब से काम करो, जितनी आपके पास कैपिटल है। ये बात पक्की है कि आप जब 2, 3, 4 साल बाद अपनी कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा अरे इससे बढ़िया तो धंधा ही नहीं है कोई भी। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि आप बहुत नैरो फोकस होकर के कुछ स्टॉक चुने, अच्छी क्वालिटी वाले चुने, और मार्केट ज़्यादा दिमाग मत लगाइए उधर, इस पर फोकस करिए कि अपने क्या स्ट्रेटजी बने और उसी को दिमाग में रखें, तो आपका पैसा बनता रहेगा। टोटल 10 स्टॉक्स, 10 से 11 नहीं, 2 स्टॉक्स आप फार्मास्यूटिकल से ले लो। एक का रेट 1200, 1250 चलता है, एक का 1500, 1550 चलता है। दोनों ही कंपनी लीडर हैं और दोनों ही कंपनी 50-50 साल पुरानी है। दोनों ही कंपनी कैश रिच हैं, दोनों ही कैश पॉजिटिव हैं, दोनों का मैनेजमेंट टॉप क्वालिटी का है, दोनों डिविडेंड पेइंग है। 2 FMCG से उठा लो, एक 400 रुपये के आसपास की, एक 700 रुपये के आसपास की है। दोनों ही टॉप मैनेजमेंट, एक कंपनी 100 साल पुरानी है और दूसरी भी मेरे ध्यान से तो 50-70 साल पुरानी है। करेक्ट है ना। और दोनों ही कैश पॉजिटिव है, दोनों का ही मैनेजमेंट टॉप का है। आप पैसे लूज नहीं करोगे उनमें। तो 2 FMCG से उठा ली आपने, 2 इससे उठा ली। 2 एक कंपनी आप पेट्रोलियम सेक्टर से उठा लो, PSU हैं, 10-10 हज़ार करोड़ रुपए हर क्वार्टर कमा रही हैं। और एक इंडिया की लार्जेस्ट मार्केट कैप से है, उसे उठा लो। टोटल मिला के 10 कंपनी उठा लो और कोई टेंशन ही नहीं है आपको। क्या टेंशन है फिर? आपने अच्छा ही माल तो लिया है। करेक्ट। नीरज जी, मैं 1984 में आया था दिल्ली में। जो इलाके, जो प्रॉपर्टीज जब महंगी थी वो आज भी महंगी हैं। महंगी चीज और महंगी हो जाएगी, सस्ती चीज और सस्ती हो जाएगी। तो आपको आज लगता है कि ये 2 रुपये ऊपर है या 2 रुपये नीचे है, उसको भूल जाओ। आप ले लो और चुप उनकी 10%, 5%, 7% ऊपर की कॉल भेज दो। आप जिंदगी में मस्त रहोगे। बिल्कुल एक्सट्रीम कोरोना ही हो जाए तो बात अलग है, तो अलग बात है। वो तो बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं, उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये आपको बढ़िया पैसे देंगे। तुम सट्टेबाजी में क्यों पड़ते हो अपने? और छोटी कैपिटल है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ, अदरवाइज आपके पास अच्छी कैपिटल। तो मतलब किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो 50 लाख का तो डिलीवरी ले ले, और 50 लाख रुपए से ऊपर फिर वो कॉल बेचे या पुट बेचे, जो भी करे। 75 लाख रुपए की तो डिलीवरी ले ले। 75 लाख की डिलीवरी ले ले। ओके। 75 लाख की डिलीवरी लेके बस लॉट वाइज डिलीवरी लो। हाँ। और उनके उतने ही लॉट बेचो। ओके। और 25 लाख रुपए आपके पास कैश बच गया। और जो डिलीवरी लो उसको भी मार्जिन में लगाओ और 25 लाख रुपए और दे दो। आप
1 करोड़ रुपए पे आप अपना इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो देखना आप। कितना बनेगा महीने का, मतलब एवरेज निकाले जब साल बर्बाद तो तो? मैं तो आपको बताऊं, मैं तो मुझे ऐसे तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आपके पास आया था, और ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। 120-22 रुपए का भाव था उस पेट्रोलियम कंपनी का, हाँ। और एक का भाव था 350 और एक का भाव था 250। तो जिसका भाव 120-22 था उसका अभी मैं 170 रुपये छोड़ के आया हूँ बिल्कुल। हाँ। और जिसका 325 था उसका 475 छोड़ के आया हूँ। और जिसका 250 था उसका 360 तो नहीं 377 रुपये छोड़ के आया हूँ। तो ये तो रेट हैं उनके। उसमें जो तीनों में डिविडेंड आ गया वो अलग है, और जो उनकी हमने ऑप्शंस बेची थी उनके पैसे तो आते ही हैं। उनके पैसे तो आते ही हैं, और मैं यही करता रहूंगा। तो इसीलिए उसके लिए फिर इंडेक्स देखने की क्या नहीं तो जरूरत जरूरत क्या है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना उसमें? ना जरूरत ही नहीं है। आप 10 कंपनी ले लो बस, 10 कंपनी लो और इसमें ये वाली स्ट्रेटजी अपनाओ। सेफ भी है और कंपनी इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि कोई चिंता ही नहीं है उसमें। बस 3-4 सेक्टर हैं ये इनको। अच्छा, स्लो मूविंग कंपनी हो तो और अच्छा है। वो तो फिर सोने पे सुहागा है। वो तो सोने से आगा है सोने पे सुहागा है कि वो चल ही नहीं रहा, हर बार कॉल बेच रहे हैं आप। वो तो हम तो चाहते ही हैं कि भाई मार्केट अपनी स्टेबल रहे। हाँ। तो वो सारे पैसे आते हैं कॉल के। तो ये तो सोने पे सुहागा है। पर यहाँ पे ठीक है, हमने मतलब हमारे जो भी स्टॉक्स हैं वो 1 महीने में उतने नहीं बढ़े कि हमारी कॉल भी चली जाए। तो क्योंकि हम जनरली 8 से 10% ऊपर की बेचते हैं। ओके, 10% ऊपर की बेचते हैं अपना। तो 10% ऊपर और ये जिनकी आप बात करें ये स्टॉक 10% चलते भी नहीं 1 महीने में। नहीं चलते। ये इतने बड़े जायंट हैं कि ये 10% नहीं चल सकते। नहीं चलते। और ये बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। हिले नहीं तो हमारा कॉल काम कर रहा है उसमें। और नहीं चल भी जाए ना, तो 120 वाली चलो, सब मान लिया आपको मैंने 120 के भाव में 130 की कॉल बेची थी। अगर बाय द वे 130 की हो गई, चलो ठीक है, 130 प्लस 2 रुपये में मैंने कॉल बेची 132 रुपये में, तो मैं नेक्स्ट मंथ डिलीवरी नहीं लूंगा, डिलीवरी मैं छोड़ दूंगा और उसके बदले में 130 रुपये वाली फिर पुट बेच दूंगा। तो मुझे जब भी मिलेगा शेयर तो वो 130 से नीचे ही मिलेगा। वेरी गुड है। तो मैं तो यही करता हूँ बस। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए शेयर बाजार में ना। ये ज़्यादा जो लोग ज्ञान बेचते हैं ना, है नहीं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। मैं पिछले 35 साल से शेयर बाजार में हूँ। और जो लोग मतलब ज़्यादा ज्ञान देते हैं है नहीं ना, उनके पास पैसे थोड़ी कमाते हैं, वो खाली ज्ञान ही देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैन साहब, हमारे जो दर्शक लोग हैं उसमें हर तरह के लोग हैं, नए लोग भी जो बने हैं 2-4 साल से या 10-5 साल से, या ट्रेडर भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं। एक ट्रेडर क्या कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहा है या गलती कर रहा है कि उसको सिर्फ अपनी सोच ठीक करनी है या उसको स्ट्रेटजी ठीक करनी है? नीरज जी, जो सबसे बड़ी गलती है वो है पेशेंस। धैर्य नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर तरीके के क्लाइंट को डील करता हूँ। हर क्लाइंट को ये चाहिए कि जिस फ़ोन पर उसने शेयर खरीदा है उसी फ़ोन पर ही उसका रेट बढ़ना चाहिए। अब बताओ ऐसे कहाँ होता है? तो ये सबसे बड़ी और पहली प्रॉब्लम है। आप बड़े इन्वेस्टर्स को देखोगे ना, 5 लाख शेयर ले लेते हैं, 5 दिन तो वो ये नहीं पूछते कि किस रेट से आए थे। वो पेमेंट कर देंगे, शेयर उनके डीमेट अकाउंट में चले जाएंगे और बात खत्म। ये प्रॉब्लम ही 500 शेयर वालों के लिए और 300 शेयर वालों के लिए और 1000 शेयर वालों के लिए, और तभी उनको पैसे नहीं आते। तो ये पेशेंस वाली जो है ना, ये प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पेशेंस सामने वाले में हो तो आप समझ लेना 80% प्रॉब्लम उसकी सॉल्व है। पर उनको देख के लगता है, ये मन तो है ना चंचल हो जाता है कि इधर उधर सब तरफ पैसे बन रहे, मेरे नहीं बन रहे यार, तो मन के अंदर उथल पुथल होती है। नहीं, ये किसने बताया कि सबके पैसे बनने से? अभी तो कह रही है 10 में से 9 लॉस में है।
तो सबके कहाँ बन सेबी सुनता कौन है? सारे हमारे ट्रेडर भाई लोग कहाँ सुनते हैं? नहीं, जो डेटा आपको बता रहा है और ऑथेंटिक डेटा है, हाँ। और इतना बड़ा रेगुलेटर है, हम्म, सेबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी बात को तो आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि भी गलत है। हाँ, सेबी ने अगर आपको बोला है 10 में से 9 लोग लॉस में हैं, तो आप ये बात कह ही नहीं सकते कि सबके पैसे बन रहे हैं। सबके नहीं बन रहे, बस बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं खाली। हाँ। पीएनएल डाल देते हैं ट्विटर पे, ये देखो। नहीं, वो तो फेक है। अच्छा। वो तो फेक है। मतलब अभी मैं कैसे बताऊं, लोग जो एआई का यूज कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है आज की डेट में, एज ऑफ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का युग चल रहा है। बस सामने वाले को ये डालो और उसको आप कंफ्यूज करो, वो आपका क्लाइंट बनेगा और पैसे लूटो। स्कीम बना बना के स्कैम कर रहे हैं। स्कीम स्कैम है। हाँ, स्कीम तो पक्का स्कैम है। नहीं नीरज जी, नहीं है। आप मतलब कौन सा ऐसा व्यापार है जिसमें आप सुबह जाओगे और शाम को पैसा कमा के लाओगे? व्यापार में ऐसा है ही नहीं। व्यापार में आपके डेली पैसे नहीं बनेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। व्यापार में ये लोग इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, रेस्टोरेंट, होटल, सब, तो डेली पैसे थोड़ी बनते हैं। आप जब महीने में, 2 महीने में, साल में, 6 महीने में, 3 साल में, 4 साल में, आप आज होटल खोल लो 5 स्टार, आपका पहले 4 साल तो चलेगा ही लॉस में। आप लगा लो इंडस्ट्री, करेक्ट, चलेगी लॉस में। मैं आपको एक शायद ये उसके बाद का ही किस्सा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, तो हम गांव से हैं, तो वो मेरे फ्रेंड हैं, बढ़िया फ्रेंड हैं। तो कह रहे यार पीसी भाई, मुझे ना आपके गांव में एक वो इंगट बनाने की फैक्ट्री लगानी है। मैंने कहा क्या करेगा फैक्ट्री लगा के? कह रहे नहीं यार, मुझे लगानी है। और मैंने कहा देख, बात ये है, टाटा से ज़्यादा तो तुझको लोहे की समझ है नहीं। सही बात है। कह रहा हाँ। मैंने कहा फैक्ट्री लगने में भी 3-4 साल लगेंगे। 2 एकड़ में फैक्ट्री लगाएगा, फर्नेस लगाएगा, यूपी गवर्नमेंट से लाइट की परमिशन लेगा, तेरा मीटर जो है, इलेक्ट्रिक मीटर जो है तेरा लखनऊ से ही मॉनिटर होगा। तो इस सारे काम में आज की डेट में परमिशन वगैरह लेना कोई इजी काम थोड़ी है। और कम से कम 50 करोड़ रुपए का तेरा प्रोजेक्ट है। तो उस टाइम टिस्को का भाव 108 रुपये था। मैंने उसको बोला तू 50 लाख टिस्को ले ले। मैंने कहा टिस्को में कुछ घटेगा नहीं, और 4 साल में तो ये डबल हो जाएगा। तो उसने तो मतलब कम लिए टिस्को, लेकिन मेरे किसी दूसरे क्लाइंट ने 25 लाख टिस्को ले लिए थे। उन्होंने मेरे दाम से बेचे थे, उन्होंने 125, 30, 35 रुपए में। तो नीरज ये प्रैक्टिकल बात है, एकदम प्रैक्टिकल। मुझे टाटा से ज्यादा कैसे मालूम होएगा? लोहे में टाटा और चमड़े में बाटा, तो मुझे कैसे मालूम होएगा? वो लोग 1905-7 से लोहे में, मतलब स्टील में काम कर रहे हैं, और टाटा तो टाटा ही है ना। तो फैक्ट्री जो लॉस में चलती है उसके बेटर है कि आपने शेयर लेके पैसे बना शेयर ले लो। फैक्ट्री को धर्मार्थ थोड़ी करनी थी, पैसे कमाने के लिए बनानी थी। बिल्कुल। जिस चीज की आपको समझ नहीं है, सिर्फ सामने वाले ने कह दिया कि एक वो फैक्ट्री लगा लो क्योंकि आपको अपने भाई की या अपने लड़के की शादी करनी है, तो आप उसके लिए लगा रहे हो। मुझे तो सब मालूम ही है ना किस लिए लगा रहे हो। तो ऐसे ये ऐसे नहीं है। मतलब आपके पास पैसे हैं, आप उसको जुडिशियसली यूज करो। आप उस पैसे का मतलब जुडिशियसली यूज करोगे तो पैसा कमा के देगा आपको। अदरवाइज आप ऐसे ही कि मुझे फैक्ट्री लगानी है, ये करना है, वो करना है, वो कोई ज़्यादा बढ़िया प्रपोजिशन नहीं है। ओके। हाँ। अच्छा, आप चार्ट भी देखते हैं क्या? ये जो टेक्निकल चार्ट लोग बहुत देखते रहते हैं। मैं सब कुछ देखता हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट देखता हूँ 98-99 से। पहले एक साइट होती थी valuenotes.com। valuenotes.com और बहुत फेमस साइट थी।
और मेरी साइट हुआ करती थी stockandcommodities.com। मैंने वैल्यू नोट्स पे कम से कम 6 साल लिखा था, सारा टेक्निकल्स लिखे थे। टेक्निकल्स अलग चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स अलग चीज़ें हैं, और अपना शेयर बाजार में ट्रेड करना वो बिल्कुल अलग चीज़ है। आप बढ़िया कमेंटेटर हो सकते हो, लेकिन फील्ड में खेल के तो खेलना पड़ेगा जब अलग बात है। जब अलग अभी आपने देखा ना बिहार में प्रशांत किशोर जी को वो मैंने गलती से हमने ट्वीट कर दिया था कि स्टॉक मार्केट के आइडियाज देना और ट्रेड करना दोनों अलग चीजें। प्रशांत किशोर जी बोले तो और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, कुछ लोग बुरा ही मान गए। मैंने कहा इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये राजनीति ऐसी है। राजनीति ऐसी है। अब आप देखिए क्रिकेट में आचरेकर साहब ने विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर पैदा कर दिए। अब कहाँ सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली और कहाँ आचरेकर साहब। तो आप कभी बहुत बढ़िया कोच हो सकते हो, पर इसका मतलब नहीं है कि आप बढ़िया खिलाड़ी भी हो सकते हो। कमेंट्री करना अलग बात है और फील्ड में खेलना बिल्कुल अलग बात है। फील्ड में जब आप खेलते हो तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये टेक्निक, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकल्स गलत हैं, टेक्निकल्स भी बढ़िया हैं, वो भी आपको आने चाहिए। आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, ये सब कि पैसा कहाँ फ्लो हो रहा, मतलब ये सब आपको होना ही चाहिए। आप अल्टीमेटली तो पैसा कमाने के लिए तो काम कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा टेक्निकल्स के अलावा आपको फंडामेंटल्स भी मालूम होनी चाहिए और आपको अब कैपेसिटी भी मालूम होनी चाहिए। ट्रेड करना भी आना चाहिए। हाँ, असली चीज वो है, असली चीज है ही वो। और ये तजुर्बे से आएगी, ये किताब पढ़ के तो नहीं आएगी। नहीं, किताब पढ़ने से नहीं आती है। जब आप बैठते हैं ना, धीरे 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 करके आपको सारी चीजें समझ आने लगती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ना, उसको माँ बाप की कही हुई सारी बातें सच दिखती हैं। फिर जब वो 15-20 साल का होता है ना, जैन जी आपने अभी बोला है ना, तब तक तो वो सोचता है कि मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। जैसे ही वो 25, 26, 27 साल का होता है और जब उसकी शादी हो जाती है और उसके 1-2 साल के बाद में जब बच्चा होता है और वो जब परेशान करता है, जब वो कहता है यार मैं तो सोचते थे यार तो मम्मी पापा ने कैसे पाला होगा। तो उस टाइम से माँ बाप उसको बोलते रहते थे, उनकी सारी बातें सही होने लगती हैं। तो माँ बाप ने तभी भी अपने एक्सपीरियंस और अनुभव से बोला था। तो यही शेयर बाजार है। अगर आपको शेयर बाजार में रियली पैसा कमाना है तो आप पहले किसी अच्छे आदमी के साथ में बैठो, सीखो, फिर काम करो। अगर आप सीधे ही कूद जाओगे तो फिर कहते हैं ना कि युद्ध में अगर आप जा रहे हो और आपने उससे पहले उसकी प्रैक्टिस की है, यानी प्रैक्टिस में आपने पसीना बहाया है, तो आपका खून नहीं बहेगा वहां पर। आपको मालूम है कैसे बचना है। तो यही शेयर बाजार है। अगर आपको सही मायने में शेयर बाजार का काम करना है तो फिर आप किसी के साथ बैठिए, सीखिए उसको पूरा। ट्रेड डालना भी सीखो आप, ट्रेड को कहाँ काटना है वो भी सीखना पड़ेगा आपको। और ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इसमें समय लगेगा। समय से बड़ा तो कुछ है नहीं ना, समय आपको सब कुछ सिखाएगा। करेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जनरली कि यूट्यूब चैनल देख के 2 दिन का कोर्स करके एक आध कोई किताब पढ़ लिया तो उनको लगता जनरली लोगों को कि वो सीख गए, अब वो मास्टर हो गए, अब तो ऐसा ट्रेड करेंगे कि पूछने लगे। सच एकदम इसके उल्टा है। इसीलिए 90% लोग नुकसान करते हैं, क्योंकि ट्रेड करना एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। जब अपना पैसा लगा के आप डालेंगे ना ट्रेड, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या गलती की, क्या नहीं की। तो जो जैन साहब बता रहे हैं इसको बहुत मतलब ध्यान से सुनिए और समझिए। और जो इससे पिछला शो हमने किया था उसमें और डिटेल में हमने बात की थी, बहुत अलग अलग चीज़ें थी। दोनों को मिक्स करके देखिए और आपको अपनी डेली लाइफ में ये रियलाइज़ होते हुए दिखेगा कि आप कितनी भयंकर मिस्टेक करते हैं, इसलिए आप पैसा नहीं बना पाते हैं।
क्योंकि ट्रेडिंग इतना आसान होता है, सभी लोग बना लेते फिर तो गरीब कोई हो ही नहीं सकता, इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी फिजिकल, एक बार ट्रेड डालना है, एक बार निकालना है तो पैसा बन गया, इतना आसान नहीं है। जैसे अब थोड़ा सा हमें बिग पिक्चर बताइए कि जो इस समय दुनिया भर में चल रहा है मार्केट को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, जियो पॉलिटिकल तमाम सारी चीज़ें, तो आप लोगों की सोच क्या है उसको लेकर के, अगर अगले हम 4-5 सालों का व्यू देखें कि क्या बदलाव मार्केट में हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं वो? नीरज जी, अपने को चीज़ें सारी दिमाग में रखनी चाहिए, लेकिन दिमाग को ओवरलोड और ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा छानोगे उतना ही ज़्यादा गंदा होगा। आप अगर 10 आदमियों से मतलब ओपिनियन लोगे तो आपको 20 ओपिनियन मिलेंगे और कोई भी ओपिनियन ठीक नहीं होगा। आप पहले अपना पैसा देखो। अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाना है तो आप ये सोच लो कि ये पैसा आपको चाहिए कब। अगर आपको चाहिए 6 महीने में, आप पैसे मत लगाओ, बिल्कुल नहीं लगाना। कब कौन सी इवेंट हो जाएगी किसी को नहीं मालूम। किसी को भी नहीं मालूम था कि रसिया और यूक्रेन हो जाएगा, और किसी को भी नहीं मालूम था फिर इजराइल गाजा और ये हमास को इस टाइप से ठोकेगा। फिर किसी को भी नहीं मालूम था जब ये इलेक्शन हो रहे थे यूएस के, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने ये प्रिडिक्ट किया होगा कि ट्रंप साहब इंडिया के अगेंस्ट में होंगे। करेक्ट। अब किसको मालूम था, और आप देख लो क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल मत लगाओ आप। अगर आप 1.5 से 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के लिए लगा रहे हो आप पैसे, आप बिल्कुल लगाओ पैसे। शेयर बाजार से बढ़िया कुछ नहीं है, और आपको मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 साल में अच्छी रिटर्न भी मिलेगी। तो अगर आप 2-3 साल के हिसाब से मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से बाजार काफ़ी ठीक है। और यहाँ से बाजार, अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स वाइज मुझसे पूछोगे तो आज 26,000 मोटा मोटी है। तो आप समझ लो निफ्टी 26,000, मतलब 2026 में 29 से 30,000 हो जाएगी, हो सकती है। अगर 3 से 4,000 निफ्टी बढ़ेगी तो शेयर 30% बढ़ेंगे। बिल्कुल। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे शेयर लो, और अच्छे शेयर का मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट होने का जो क्वालिटेटिव मैनेजमेंट्स होते हैं, जो उनको ये भी मालूम होता है कि अगर प्रॉब्लम कोई आ गई तो उसको टैकल कैसे करना है। जो कमजोर वीक मैनेजमेंट होते हैं, या जो थोड़े से 19-20 मैनेजमेंट होते हैं, उनसे संभलती नहीं है चीज़ें, हाथ पैर फूल जाते हैं। हाँ। तो इसलिए एक तो मैनेजमेंट टॉप का होना चाहिए। दूसरा अर्निंग्स, एक तो करंट अर्निंग्स, एक क्या ये अर्निंग्स सस्टेन करेंगी, पॉजिटिव कैश फ्लो, और प्रोडक्ट की डिमांड। और ये मैं बताने को आपको 25 बता दूंगा, लेकिन ये 4 चीज़ अगर आपने देख ली तो काम हो गया, तो आपका काम हो गया। और आप उनको 2-3 साल आप रखिएगा। और अगर आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है तो आप अपने ऑप्शंस का सहारा ले सकते हो, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, शेयर बाजार में अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए, 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप आज बेचो, कल आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। हो सकता है 2% नीचे बिकें या 2% ऊपर बिकें। इससे ज़मीन के केस में, ये प्रॉपर्टी केस में होती नहीं है। अगर आपकी 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो आपका 1 करोड़ रुपए का माल बिकेगा नहीं, उसमें नहीं बिकेगा। तो इसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है शेयर बाजार में कि लिक्विडिटी पूरी है, तो आज बेचोगे कल आपको पैसे मिल जाएंगे। तो और मेरे हिसाब से ये 4 चीज़ देखकर ही अगर आप कुछ भी लोगे, अच्छे शेयर लो आप, तो आने वाले 2-3 साल में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो जैन साहब, एक कमोडिटी है गोल्ड, सोना, मतलब तो सदियों से लोग खरीदते आ रहे हैं, और इस साल वो माला माल हो गए। और एक मजाक भी चलता है मार्केट में, मजाक नहीं, हालांकि है तो सीरियस बात, लेकिन अब ईगो है लोगों का तो इसलिए वो मजाक में बोलते हैं कि घर की महिलाओं ने बीट कर दिया सबको।
15 साल का रिटर्न देखो, 20 साल का रिटर्न देखो। बड़े बड़े फंड मैनेजर जो IIM से पढ़ के आए तो धरे रह गए। गोल्ड में आपकी क्या राय, लिया आपने गोल्ड? देखो नीरज जी, जब US के प्रेसिडेंट थे ना बाइडेन, ये कलेश तभी चालू हो गया था। तब उन्होंने $500 बिलियन जब रसिया के फ्रीज किए थे, तब ये समझ में आने लगा था कि अब डॉलर शायद हर कंट्री अपने रिजर्व में नहीं रखेगी। तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट था कि अब सेंट्रल बैंक शायद गोल्ड खरीदें। तो ये तब से ही चालू हो गया था। अच्छा, हिंदुस्तान में क्या है, आप इसको ना थोड़ा सा हमारे पुरखे दादों के टाइम पे चले जाओ। हमारी तो ये चलो अभी कम है, लेकिन मैं आपको 1947 से बताता हूँ। आप देखिएगा कि 1947 से भी पहले और 1947 के बाद भी डॉलर हमेशा हिंदुस्तान में गोल्ड इंपोर्ट हुआ है, हमेशा। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को भी, हमारे मम्मी पापा को भी और हमको भी सबको मालूम है कि हमारी करेंसी जो है, हमारी करेंसी वीक होगी तो उसका जो हैज था वो गोल्ड ही है। तो हमने हमेशा गोल्ड इंपोर्ट किया है, हमेशा। अदरवाइज आप डॉलर टर्म्स में इसको देखोगे तो गोल्ड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। करेक्ट। और ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। लेडीज, आप दो चीज़ें मुझसे पूछ रहे हो, एक ट्रेडिंग पूछ रहे हो और एक इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हो। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट तो आप अब कर लो, या मतलब अभी गोल्ड 1,35,000 हो गया था, तो किसी भी लेडी ने बेचा थोड़ी है वो ना, और लेते हैं वो। तो अल्टीमेटली इसको एक ही तरफ जाना है, ऊपर। अब वो ठीक है, करेक्शन तो आ जाएगी, हो सकता है ₹1,00,000 आ जाए, हो सकता है 90 आ जाए, हो सकता है 1.5 लाख हो जाए। करेक्शन रिएक्शन चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वक्त थोड़ा सा कम कर दो। पहले आप 10% एलोकेट कर रखा था, आपने 5% एलोकेट कर दो। लेकिन ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो आपके बर्तन बिकेंगे ही बिकेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में आप 10 ग्राम गोल्ड नहीं लेते, ट्रेडिंग में आप 1 किलो गोल्ड लेते हो, और 1 किलो गोल्ड 1,20,22 लाख रुपए का है आज की डेट में। 1% भी ऊपर नीचे होता है, सिर्फ 1%, तो आपके 1.25 लाख रुपए ऊपर नीचे होते हैं। और गोल्ड में 1% ऊपर नीचे होना बहुत मामूली बात। अरे मामूली क्या, 3 मिनट में हो जाता है। 3 मिनट में हो जाता है, यस। तो इसलिए गोल्ड में ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट में तो आप अपनी एलोकेशन देख लो, पहले 10 करते थे, कभी भी करते रहो। हाँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त ना सब लोग गोल्ड खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया में गोल्ड खोदने में लगे हुए हैं ना। तो आपको मेरी सलाह है, आप गोल्ड खोदना बंद कर दो, वहां से तो निकल आओ और फावड़े बेचने चालू कर दो। फावड़े पूरी डिमांड है ना, फावड़े बेचो आप। तो इस वक्त गोल्ड में मतलब मेरा कहने का ये है कि इस वक्त नहीं करना चाहिए। अभी भी इस पूरे हफ्ते में गोल्ड गिरा ही है 5 दिन। अभी भी मैं जब ऑफिस से आया हूँ आपके पास, तो गोल्ड करीब 1,100 रुपये नीचे था और चांदी 3,700 रुपये नीचे थी। अब आप सोचिएगा कि जिस पे 5 किलो गोल्ड है ट्रेडिंग में, उसके 5-5.5 लाख रुपए साफ हैं, और 30 किलो की चांदी का लॉट है, तो 30 किलो चांदी में 3,700 रुपये के हिसाब से 30 या 90 और 7 करीब 1,11,000 रुपये साफ हैं, और एक लॉट में कोई करता नहीं है। तो ये तो शेयर बाजार से भी 10 टाइम्स खतरनाक है। इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग मत करो, वरना फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट है वो एक अलग बात है। इन्वेस्टमेंट आप करोगे आज नहीं तो कल, आपको पैसे तो आने ही है। करेक्ट। जैसा एक चीज़ और बहुत चर्चा में है, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद कर देना चाहिए, या कोई भी वीकली एक्सपायरी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत
कन्फ्यूजन होता है। ये खबर आती है जाती है, आती है जाती है जाती है, इस पर बहुत बवाल भी मचता है। क्या व्यू है आपका इस पर? निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो होती है वो तो बंद करनी ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो निफ्टी की डेली मतलब ऑप्शंस की डेली एक्सपायरी होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए। और मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये सेबी बोलती है ना कि भाई 10 में से 9 क्लाइंट लॉस में है, ये है क्यों? इसका बेसिकली हमारे देश में ना यही प्रॉब्लम है क्यों? उसका रीजन भी तो होगा कोई रीजन भी होगा। हाँ। उसका एक रीजन ये भी है कि जो ये मार्केट लॉट है ये 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का है। आज 75 शेयर का निफ्टी का लॉट है और 26,000 निफ्टी का भाव है। ठीक है, आप देख लो करीब करीब 18-20 लाख रुपए का लॉट पड़ता है। अब कोई अगर एक निफ्टी का काम करता है और निफ्टी 100 पॉइंट भी इधर उधर होती है तो 7,500 रुपये का नफा नुकसान होता है। मेरा तो एक छोटा सा कहना है, हालांकि मुझे कोई फर्क इससे पड़ता नहीं है। आप लॉट को करो 2 लाख रुपए का। अगर किसी भी आदमी को करना है, किसी भी इन्वेस्टर को कोई भी काम करना है, तो 2 लाख रुपए के लॉट में आप क्या घटा लोगे? 500 रुपये घटा लोगे, 400 रुपये घटा लोगे। 18 लाख रुपए के लॉट में आप 7,500 रुपये घटा रहे हो। ठीक है, 2 लाख रुपए के लॉट में आप क्या घटा लोगे? कोई भी एक कंपनी कोई भी ले लो आप, 1,500 रुपये का तो उसका रेट है, 500 शेयर्स का लॉट है, 7.5 लाख रुपए का हो गया। अनलिमिटेड ऊपर जाता है, अनलिमिटेड नीचे आता है, तो लॉस हो गई। तो लॉस हो गई। आप उसको 500 शेयर का लॉट क्यों कर रहे हो? आप क्यों चाहते हो कि बड़े बड़े लोग काम करें, छोटा नहीं करें? फिर तो छोटे के पास तो कभी पैसे आएंगे नहीं ना। आप 100 शेयर का लॉट कर दो ना, आप 50 शेयर का लॉट कर दो। इंटरेस्टिंग। लॉट छोटा हो तो नुकसान भी छोटा ही होगा ना। 500 शेयर के लॉट में अगर 50 रुपए शेयर चला तो 25,000 रुपये का नफा नुकसान हुआ। और आपका लॉट ही 50 शेयर का है, उसमें नुकसान ही कितना होना है? 1,000 रुपये का, 500 रुपये का। और इससे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगी, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों के नुकसान भी कम होंगे। और जो आप वीकली ऑप्शंस की बात कर रहे हो, वीकली तो बहुत दूर की बात है, डेली होनी चाहिए ऑप्शंस। अगर मैंने 500 शेयर का किसी भी चीज़ का लॉट ले लिया और मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है, अभी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 5 रुपये का या 4 रुपये का या 3% का या 2% का, 1.5% का, और 1,500 रुपये का शेयर है, तो 1% का, मतलब 1% का 2% का लगाओगे तो आप कहाँ लगेगा? 15 रुपये, 30 रुपये, 45 रुपये नीचे। अगर आपने उसकी डेली ऑप्शन कर दी, ऑप्शन आपको 2 रुपये मिल जाएगी भाई। शाम को या तो आपके 2 रुपये ही चले जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी तो हो गई ना। आपने 1,500 रुपये में जो शेयर लिया है, जिसकी मंथली 1,500 रुपये की पुट 30 रुपये का रेट है, यानी 1 रुपये डेली की डिके है उसमें, तो ऑप्शन का रेट क्या होगा? 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया। तो उसको इससे ज़्यादा नुकसान कैसे हो सकता है? फिर शाम को 3:30 बजे नहीं तो उसकी ऑप्शन खत्म हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा क्या होगा? लॉट साइज छोटा और डेली कर दीजिए, और बेहतर है। उससे आप देखेंगे कि जो अब 10 में से 9 को लॉस हो रहा है, वो 5 ही रह जाएंगे। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि आप ट्रेडर को बाहर नहीं कर सकते कि ये सब बड़े लोगों का गेम है। क्यों बड़े लोगों का गेम है? सबका गेम है ये। आपको लिक्विडिटी वही लोग प्रोवाइड करते हैं, कोई चाहे एल्गो सही, चाहे F&O सही, चाहे इक्विटी सही, चाहे कुछ और सही, हर आदमी अपने हिसाब से शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, पार्टिसिपेट। जब भी वो कुछ भी करता है तो वो कुछ ना कुछ आपकी, चाहे लिक्विडिटी को ही एनहांस करता है वो, लेकिन करता है। पर जब आप बड़े बड़े लॉट रखते हो ना, अब 5,000 शेयर का लॉट है किसी का,
5,000 शेयर का लॉट, आप बताइए, मैं कह रहा हूँ उसका 100 शेयर का लॉट कर दो ना आप। अगले को अगर प्रॉब्लम मतलब कोई भी ऊपर नीचे भी हो तो वो तो कह देगा मेरी यार डिलीवरी ले लियो, 100 शेयर में आना जाना क्या है हाँ, भाई, 170 का भाव है, 100 शेयर की डिलीवरी, 100 शेयर की डिलीवरी ले ले, मेरी खत्म बात। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसमें लॉस भी कम होगा और बहुत participation कम भी होगा, बहुत कम होगा नीरज जी। 10 में से अभी 9 लॉस में 5 रह जाएंगे। क्योंकि कंट्रोल नहीं किया सकता कि आप लोगों को उससे बाहर करो, रादर कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि लोगों का लॉस ही कम हो। दो तीन चीजें हैं जो मेरे हिसाब से रेगुलेटर को सबसे पहले करनी चाहिए। एक तो ये लॉट साइज बेयर मिनिमम करना चाहिए, 1,00,000-2 लाख रुपए से ऊपर का लॉट साइज नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस डेली बेसिस पे कर दो। तीसरा, कंप्लायंस का जो है उसको एनएससी को अलग करो, एमसीएक्स को अलग करो, एनसीडीएक्स को अलग करो, बीएसई को अलग करो, सबको अलग अलग रिपोर्ट करो। अभी हालांकि कुछ कंसोलिडेशन सेबी ने करा है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलो तो थोड़ा थोड़ा कर देंगे वो। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से। हाँ, मेरे ख्याल में अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा तो ऐसी खबरें थी कि इस पे काफ़ी मंथन चल रहा है कि कैसे इस इशू को डिस्कस किया। जब ये बहुत विवाद हुआ था वीकली वाला, तब ये खबर निकल आई थी और चेयरमैन साहब ने बोला भी था एक प्रोग्राम में कि भैया मुझे सोचने का टाइम दो, आप लोग ये रोज़ जो खबर चलाते हो मत चलाओ, लेट मी थिंक फर्स्ट कि कैसे इसको ठीक करना, क्या करना। तो होपफुली वो लोग सोच रहे होंगे। देखो ये तो ना आपका सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है ये। अगर किसी को निफ्टी में सपोज काम ही करना है, वो क्या करे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? अगर उसने पुट ले ली तो उसको मालूम है ना मेरा इतने का ही स्टॉप लॉस है। करेक्ट। अगर महीने की आप ऑप्शंस रखोगे, महीने की ऑप्शन है फिर 2,000 रुपए की, मतलब निफ्टी का आप 26,000 रुपये और 2,000 की वो ऑप्शन ले ले, 1,500 की, 1,700 की, तो उसका तो 10% ही गया सीधा, 8% गया, 6% गया। तो 6-7% के स्टॉप लॉस थोड़ी लगते हैं। यस, ट्रेडिंग में तो नहीं लगते। यस, करेक्ट। ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने दिया। चलिए, खत्म करते समय मुझे बताइए आपकी यादगार ट्रेड कौन से थे। एक वो बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ हो, एक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इन एनी वे की मतलब वो कैसे बेस्ट ट्रेड बना आपका या वर्स्ट ट्रेड हो गया। बेस्ट ट्रेड मेरा बना था फ्लेक्स इंडस्ट्रीज का। फ्लेक्स इंडस्ट्रीज का वो 26-27 रुपये का रेट चलता था। और मतलब ये उस टाइम पैकेजिंग का बस स्टार्ट हुआ था। तो इनको पहले तो ये फ्लेक्स इंडस्ट्रीज वाले सिर्फ ये जो पान मसाला आता था ना उसकी करते थे ये। फिर इनको 1-2 कॉन्ट्रैक्ट और मिले तो मालूम नहीं, मतलब उस टाइम हम बस, तो उस टाइम मैंने फ्लेक्स इंडस्ट्रीज ले लिए थे। तो वो फ्लेक्स इंडस्ट्रीज 350-450 रुपये में बेचा था, 26 रुपये वाला, और क्वांटिटी पूरी थी। अच्छा, हाँ। और तो बढ़िया था वो ट्रेड। एपी रेन से मैंने स्टार्ट करा था, एपी रेन भी बढ़िया था। और फर्स्ट ट्रेड तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं तो जो आपको लगा होगा यार ये गलत ले लिया, क्यों लिया इसको मैंने। ऐसे तो नीरज जी होते रहते, पर मेरा लफड़ा दूसरा है। अगर नुकसान होएगा ना तो मैं तुरंत काटूंगा उसको, मतलब नुकसान वाली ढेरी नहीं रखूंगा। स्टॉप लॉस कितने पे लगाते हैं? नहीं, स्टॉप लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। स्टॉप लॉस नहीं, अगर मतलब 1 करोड़ का सौदा है और 50,000 रुपये अगर उसमें चले गए तो मैं सौदा काट दूंगा उसको। वाह, फिर नहीं रखूंगा मैं। नुकसान का सौदा नहीं करना। नहीं, नुकसान करने के लिए थोड़ी आया हूँ। मतलब ये तो शुरू से ही है। डिसीजन तो क्विक, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। और जब बेचने का आता है ना टाइम, कुछ भी बिकवा लो फिर मुझसे। अच्छा, FII टाइप से। हाँ, मैं तो मतलब जो भी मेरे यहाँ डीलर वगैरह है ना, तो उनको बोलता हूँ तू भर के बेच दे इसको। अच्छा, हाँ, एक ही बार में निपटा देता हूँ, फिर 2 रुपये नीचे करके बेच दे, बेच दो बस। जब जो चीज़ आपको खराब लग रही है तो उसको क्यों रखना है? तो फिर 100 रुपये में भी खराब है, वो 98 में भी खराब है, तो आपको 100 रुपये में खराब लग रही है, क्या आप बहुत बड़े आदमी थोड़ी हो कि वो 90 तक ही जाएगी।
भाई खराब लग रही है ना, तो मैं अपने, अगर मेरे पास 1 लाख शेयर हैं तो मैं 10 लाख रुपए का नुकसान क्यों करूं? तो मैं तो आज ही बेच दूंगा उसको, 50,000 का हो गया खत्म बात। नुकसान तो काटना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान आप नहीं काटोगे तो आपको काटेगा नुकसान। ये पता FII की स्टाइल है, वो जब बेचने पे आते हैं तो फिर उनको बेची शाम तक दिखना नहीं चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए। नीरज जी, मैंने ना जिंदगी में ऐसे 1-2 डिसीजन है। मैंने कनॉट प्लेस में जब ऑफिस लिया था तो मेरे पास फंड थोड़े से शॉर्ट थे, तो मैंने मेरे जो मतलब तो भाई है 25-26 साल से हमारे साथ ही है मनोज, मैंने मनोज ने कहा अरे सर 1 आध दिन देख लो, मैंने कहा मनोज ना अभी बेच इसे, बेच बाज के मैंने कहा भाई ऐसे पेमेंट करनी है, जब ऑफिस लिए तो नीरज जी ये नहीं देखना चाहिए बिल्कुल भी, लॉस तो बिल्कुल नहीं, मतलब लॉस होते हैं पर लॉस तुरंत काटते हैं, तुरंत लॉस लंबा नहीं चलाते। नहीं, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, अब वो तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वो शब्द आपको बोलना नहीं चाहता मैं, नहीं तो बोल रहा था आपको कि अगर बिकवाना ना मैं लाल किला भेज दूंगा 1 सेकंड में भेजेंगे। मतलब नुकसान नहीं करना अपने को, बस सिंपल सा है। गलत तो डिसीजन होते ही हैं, बहुत से होते तो यही तो लोग गलती करते हैं, ये स्टॉक नीचे आ गया तो इस उम्मीद में कि फिर ऊपर जाएगा, वो और नीचे आ गया तो अब ईगो भी ले लिया, तो मैं अब जीत के ही दिखाऊंगा, अंत में बुरी तरह हारते हैं। फिर दो तरीके हैं इसमें, एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टमेंट। अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आपका ट्रेड 1 दिन का या 2 दिन का ही है, फिर आपको नुकसान उसमें देखना ही नहीं चाहिए। 1%, 1.5% का नुकसान हुआ, सौदा काट दो, आप खत्म करो। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 5 साल के लिए, आपने सोच रखा है कि ये मैं 5 साल बाद ही बेचूंगा। अगर 100 रुपए में आपने कोई चीज ली है और 80 रह गई है तो फिर 80 में और लेना चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग में तो फिर खत्म करो उसको, क्विक डिसीजन। हाँ, वो उसमें तो तुरंत डिसीजन लो और खत्म हो, जितना जल्दी डिसीजन लोगे आप उतने ही अच्छे रहोगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सर। खत्म करते समय लास्ट में हमारे जो ट्रेडर दोस्त लोग देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? अब इससे बढ़िया तो मैं आपको क्या संदेश दूंगा भाई, ट्रेडिंग का मुझे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ ट्रेडिंग। मेरा तो सिंपल सा है, मैंने लास्ट आपको पॉडकास्ट में भी यही बोला था कि 80% जो इन्वेस्टमेंट है तब भी वो पेट्रोलियम में ही था, अभी वो 70 हो गया होगा, और अब 2 स्टॉक फार्मा के आ गए, 2 FMCG के आ गए और 3 स्टॉक उसमें टेक्नोलॉजी के आ गए, और 1-2 जो मार्केट के लीडर हैं वो आ गए। मतलब जब 6 शेयर होते थे तो अभी शायद 11-12 हो गए, और बस वही शेयर रहेंगे अब साल 6 महीने तक, और उनकी कॉल ऑल बेचते रहेंगे, बस और कोई काम नहीं है। तो बताइए, इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी जो आपको बता दी, तो कुछ चीज़ें इसकी जो लर्निंग की है वो रैप कर दूं मैं आपकी। देखिए, अगर आप बहुत छोटा पैसा लेके आए मार्केट में तो मत आइए, फिर आप म्यूचुअल फंड में करिए या इन्वेस्ट करिए। ट्रेडिंग करने आए तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए, तभी आप विन करके जाएंगे। और उसकी भी स्ट्रेटजी सर ने बताई कि किस तरह के स्टॉक्स लीजिए और उसमें आगे ऑप्शन में आपको क्या करना है पुट कॉल में, तो तब आप शायद पैसा बना पाएंगे। और पेशेंस, धैर्य, पेशेंस इज़ द की। अगर वो नहीं है, और तो पेशेंस के साथ में अगर साइलेंस हो तो और भी बढ़िया है। और साइलेंस वो भी जरूरी है कि पेशेंस के साथ साइलेंस भी आपका होना चाहिए। और ज़्यादा दिमाग में लोड मतलब सुबह उठते ही सब कुछ ज्ञान प्राप्त करना है और फिर ट्रेडिंग बैठना है, आप नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग इज़ वेरी सिंपल थिंग, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट बना लेते हैं, तो इन सब से बचिए। तो जैन साहब के साथ इस बातचीत का मकसद ये था कि जो अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए, और विनिंग ट्रेड्स आप कैसे बनाएं। पहला एपिसोड भी आप देखिएगा, उसमें और जीवन के अलग अलग पहलुओं पे हमने बात की थी, और इसमें आज हमने सिर्फ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे फोकस किया कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए अगर आप एक सफल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो वो हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके हमेशा बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप हमें प्रैक्टिकल बातें बताते, किताब वाली नहीं कि ऐसा कर दूंगा, P देखो, P G देखो, ये सब बुक वाली बातें हैं।
नहीं, वो तो सब जगह आपको मिल ही जाएंगी ना। मैं तो आपको 35 साल में जो मैंने किया है, एग्जैक्टली। और हम जब गांव से आए थे तो बड़े मतलब सीधे ही सादे से, और बिल्कुल कोई खास बात नहीं थी। तो अंत में वही बात हो गई कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना अलग अलग बात है, ज्ञान देना अलग बात है। बिल्कुल अलग अलग बात है। तो इसलिए आज हमने उनसे बातचीत की जिन्होंने करके दिखाया है, यानी विनिंग ट्रेड्स कैसे बनाए जाएं, उस पर हमने किया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नीरज जी, फिर 4 लाइनें तो मैं सर एकदम मार्केट पर कि मेरे ऊपर? नहीं, आपके ही ऊपर। अरे सुनाइए। तो ये है कि वो एक बार कभी तूने बताया था मुझे, वो एक बार कभी तूने बताया था मुझे कि हवा से तेरे तसव्वुर की रिश्तेदारी है। वाह, हवा से तेरे तसव्वुर की रिश्तेदारी है। सहम रहा है दीप आज आंधियों में मेरा, अब जले या बुझे ये तेरी जिम्मेदारी है। क्या बात है। तो नीरज जी, थैंक यू। यस, मेरा तो लास्ट में बस यही कहना है कि सब पैसे बनाओ, और पैसे तो बनाने ही चाहिए, खोने नहीं चाहिए। अगर पैसे आपके कभी लग रहे हो तो आप तुरंत डिसीजन लो, सौदे को बराबर कर दो। और एक और मैं बताऊंगा, मुझे ना ये मेरे फादर ने बताई थी, और मैंने उसको आज तक अपना के रखा है। जब भी आपको कहीं 10, 5, 15 दिन के लिए बाहर जाना हो तो आप अपने सारे सौदे बराबर करके जाओ, बिल्कुल नील करके जाओ, बिल्कुल नील। अगर आप बराबर करके नहीं जाओगे ना, अल्टीमेटली लॉस होगा आपको, आप देख लेना। और उधर मन भी नहीं लगेगा। तो घूमने जा रहे, छुट्टी पे है, तो सौदा जीरो करके, बिल्कुल जीरो करके जाओ, बिल्कुल। ये सही आइडिया है। आधा मन उधर है, मन उधर तन इधर। ये मेरे फादर ने मुझे बताया था, और मैंने ये 33-34 साल में बिल्कुल, मेरे यहाँ पे जैसे मेरे बेटे की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, तो मैंने ऑफिस में बोल दिया था 1 महीने ना तुम मुझे फोन मत करना, बिल्कुल भी, और सौदे सब बराबर। वाह। तो आपने एंजॉय किया ना सर शादी ऐसे। तो आप भी ये सीखिए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और यही दरअसल काम आता है। किताबें तो सब लोग पढ़ लेते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करके बहुत मज़ा आया। और ऐसे ही 6-8 महीने में हम बार बार जैन साहब के पास आते रहेंगे, क्योंकि समय के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, तो हमें और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी और आपने क्या सीखा इस इंटरव्यू से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।